आज सम्मानीय सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पटल पर हमने प्रस्तुत किया है और जिसके तहत हमने जो 2025-26 है उस और 2024-25 की दृष्टि से त्वरित अनुमान और 2025-26 की दृष्टि से अग्रिम अनुमान, ये दोनों हमने प्रस्तुत किया है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है जो इस साल के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो जीएसडीपी है, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, हमारे सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है, उसका प्रचलित भावों पर जो वर्ष 2024-25 में 5,65,845 करोड़ था, वह बढ़कर वर्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक 6,31,291 करोड़ होना संभावित है, ये अनुमान है। और जो गत वर्ष की तुलना में 11.57% अधिक है प्रचलित भाव पर। तो इसी तरह से कृषि में जो जीडीपी है जो 2024-25 में 1,06,521 करोड़ था, वो बढ़कर 2025-26 में 1,19,871 करोड़ होना अनुमानित है। इसी तरह से इसमें जो वृद्धि है वो 12.53% है। वहीं उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में 2,45,883 करोड़ की जो जीएसडीपी थी, वो बढ़कर 2,70,449 करोड़ होना संभावित है, जो वृद्धि 10.26% है। वहीं सेवा क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में 1,68,115 करोड़ की जो जीएसडीपी थी सेवा क्षेत्र की, वो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,90,221 करोड़ होना संभावित है, जो वृद्धि 13.15% की वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में प्रचलित भाव पर है। इस तरह से दूसरी ओर जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के जो त्वरित अनुमान है, उसके अनुसार जो जीएसडीपी की ग्रोथ रेट है वर्ष 2024-25 के लिए वो 10.5% है। कृषि क्षेत्र में 11.76%, उद्योग क्षेत्र में 9.91%, सेवा क्षेत्र में 10.08% और ओवरऑल 10.50% की वृद्धि का अनुमान, त्वरित अनुमान वर्ष 2024-25 के लिए है। वहीं दूसरी ओर मैं विशेष रूप से ये जिक्र करना चाहूँगा कि जो 11.57% की वृद्धि आकलन किया गया है वित्तीय वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमान के तहत, उसके मैं भारत देश के जो ओवरऑल औसत है, राष्ट्रीय औसत है, उससे तुलना करना चाहूँगा। जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमान के अनुसार जो जीएसडीपी की ग्रोथ रेट है वो 11.57% है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। वहीं ओवरऑल देश के लिए जो औसत है वो 8% है। तो इस तरह से हम राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी तरह से कृषि क्षेत्र की भी तुलना अगर मैं करूं तो 0.8% जो राष्ट्रीय औसत है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा 12.53% की दर से हमारा कृषि क्षेत्र का जीएसडीपी बढ़ा है। वहीं उद्योग क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत 6.6% की वृद्धि है, लेकिन राज्य के स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ के लिए 10.26% है। मतलब उद्योग क्षेत्र भी हमारा राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। वहीं सेवा क्षेत्र में जो राष्ट्रीय औसत है वृद्धि का 10.06% है, वो अभी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए 13.15% है। चाहे ओवरऑल हम जीएसडीपी के ग्रोथ रेट की राष्ट्रीय औसत से तुलना करें, कृषि क्षेत्र के ग्रोथ रेट की राष्ट्रीय औसत से तुलना करें, उद्योग क्षेत्र की तुलना हम राष्ट्रीय औसत से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए करें, या सेवा क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ की ग्रोथ की तुलना राष्ट्रीय औसत ग्रोथ से हम करें, तो हम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत सुखद स्थिति मैं कहूँगा। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2025-26 में जो हमारे कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का जीएसडीपी में जो योगदान है वो क्रमशः 20.64%, 46.59%, 32.77% है। वहीं जो नेशनल कॉन्फ़िगरेशन है वो टोटली डिफरेंट दिखाई देता है। कृषि क्षेत्र के लिए 16.8% भारत के पूरे जीडीपी में योगदान आता है। वहीं उद्योग क्षेत्र से 26.8% और सेवा क्षेत्र का बहुत ज़्यादा 56.4% योगदान आता है। तो चूँकि हमारी छत्तीसगढ़ की इकॉनमी कोर सेक्टर पर ज़्यादा आधारित है, उद्योगों पर ज़्यादा आधारित है, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर का, उद्योग क्षेत्र का राष्ट्रीय स्तर पर जो योगदान है 26.8% है, लेकिन छत्तीसगढ़ की दृष्टि से
46.59% की दृष्टि से आता है। वहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भविष्य में हम जो पहला बजट हमने हमारी सरकार का आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने प्रस्तुत किया था, उसमें सेवा क्षेत्र पर विशेष फोकस रखने की बात कही थी। हमारा कोर सेक्टर तो ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ के परंपरागत रूप से मजबूत है, लेकिन क्या होता है कि सेवा क्षेत्र में और लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। कोई मान लीजिए स्टील प्लांट लग रहा है, कोई पावर प्लांट लग रहा है, या कोई सीमेंट का प्लांट लग रहा है, उसमें उतना रोजगार पैदा नहीं होता। हमारे छत्तीसगढ़ में नेचुरली उसके लिए बहुत बेनिफिटेड इन्वायरमेंट है, इसलिए वो ज़्यादा स्थापित होते हैं, उसका फ़ायदा भी होता है इकॉनमी को, लेकिन रोजगार उतना उत्पन्न नहीं हो पाता। वहीं हम टेक्सटाइल सेक्टर को देखें, जैसे लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है, या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को देखें, या मेडिकल केयर के सेक्टर को देखें, या वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में एरिया को डेवलप करने की बात करें, या कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन के रूप में क्षेत्र को विकसित करने की बात करें, या टूरिज्म की बात करें, तो इन सब में रोजगार की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो 100 करोड़ पे 200-400 करोड़ 200-400 रोजगार तक पैदा होते हैं। इसलिए सेवा क्षेत्र की ओर तेज़ी से आगे बढ़ाना हमारी सरकार की कोशिश है और उस दिशा में हम तेज़ी से प्रयास कर रहे हैं। वो हमारे बहुत सारे प्रयासों में आपको दिखता होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि जो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है, उसमें जो वृद्धि दर है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए वो 10.07% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जो औसत है, राष्ट्रीय औसत है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का, वो 6.9% है। तो इस दृष्टिकोण से भी हम राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम अभी भी पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से कम ही हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में परंपरागत रूप से रहा है, पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ कहीं न कहीं एक तरह से इग्नोर्ड पार्ट था और ओवरऑल मध्य बीमारू राज्य के रूप में कहा जाता था। दुर्भाग्यजनक बात थी, वो चाहे बीमारू राज्य में BI का मतलब बिहार होता था, M का अर्थ मध्य प्रदेश होता था, R का अर्थ राजस्थान होता था और U का अर्थ उत्तर प्रदेश होता था। तो इन राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता था और यहाँ पे जो आर्थिक विकास की दर परंपरागत रूप से पिछले 20, 30, 40 सालों से कमज़ोर रही थी, लेकिन उसको चाहे GSDP की ग्रोथ हो, चाहे पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ हो, सकल घरेलू उत्पाद की GSDP की ग्रोथ हो या प्रति व्यक्ति आय की ग्रोथ हो, उसमें राष्ट्रीय स्तर से लगातार हमारा छत्तीसगढ़ बेहतर प्रदर्शन कर रहा है ग्रोथ के हिसाब से। लेकिन फिर भी अभी भी हम राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं, जो मुझे लगता है कि उस दिशा में तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे मतलब प्रति व्यक्ति आय की बात है, तो प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र विशेष का आकलन नहीं होता है। उसका जो आकलन होता है GSDP, राज्य का पूरा भौगोलिक क्षेत्र का जो GSDP कैलकुलेट होता है, तो उसमें GSDP रहता है पूरे प्रदेश का। उसमें कृषि क्षेत्र भी, उद्योग क्षेत्र भी, सेवा क्षेत्र भी, तीनों को जोड़ लिया जाता है और पूरे राज्य का जो GSDP बनता है उसको राज्य की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है, सिंपल कैलकुलेशन। उससे पर कैपिटा इनकम आता है, तो पर कैपिटा इनकम उससे आ जाता है। तो वो पर कैपिटा इनकम हमारा 1,79,244 है। जो भारत देश का जो ग्रोथ रेट है वो आप देख पा रहे होंगे, उसमें वो 6.9% है राष्ट्रीय औसत, जो है पूरे देश का राष्ट्रीय औसत। उसकी तुलना में हमारी छत्तीसगढ़ 10.07%, मतलब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और आपने जो बात रखी है कि राष्ट्रीय औसत के बराबर हम कब आएंगे, निश्चित रूप से प्रयास रहेगा। अभी मैं स्पष्ट कैलकुलेशन इसका नहीं दे पाऊंगा, बट छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारा जो ग्रोथ रेट है ओवरऑल 25 सालों का, वो राष्ट्रीय औसत से हमेशा ऑलमोस्ट ज़्यादा रहा है और पूरे 25 साल का औसत भी ज़्यादा रहा है। और इसलिए जो अंतर है राष्ट्रीय औसत का और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय का, उसमें अंतर कम होता गया है। तो इस दिशा में जैसे अभी भी परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, तो उस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और केवल नॉमिनल ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक ज़्यादा है, लेकिन राष्ट्रीय औसत भी बढ़ रहा है, तो और उसको कैच करने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी। नहीं, इतना जल्दी नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा गैप। जी सर, आपका टर्म एक्सटेंड करा, निश्चित रूप से हम आप सब लोगों का इसमें योगदान है। GDP हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका भी वेतन उसमें जुड़ता है, मीडिया वालों का भी वेतन जुड़ता है, सारे लोगों का वेतन जुड़ता है, सारे। निश्चित रूप से देखो, आज भारत देश में बहुत अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत देश की अर्थव्यवस्था जितनी तेज़ी से बढ़ रही उतनी तेज़ी से कभी नहीं बढ़ी है। आप एक उदाहरण ले लो, 2004 से 2014 में हम 10वें से 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था रहे दुनिया में। 2014 से 2024 में हम 10वें से
आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था मोटा मोटी बन गए हैं। तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैं सभी, आप सभी में से अधिकांश लोग युवा साथी हैं, तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटकर मैं बोलूँगा कि किसी इकॉनमी में अगर इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रहा हो और हम अपना पर्सनल ग्रोथ अगर आप नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं, तो यू शुड रीथिंक अबाउट योर करियर एंड योर स्ट्रेटजी। निश्चित रूप से देखिए, आप मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी बात से मैं पूरी तरह से उसको नकारूंगा भी नहीं, मैं उससे इत्तेफाक भी रखता हूँ कि जैसे आपने कहा कि भाई सेकेंडरी सेक्टर का एक अच्छा बड़ा कंट्रीब्यूशन होने के साथ साथ, उद्योग सेक्टर का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन होने के साथ साथ सेवा क्षेत्र बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, और उद्योग सेक्टर बढ़ते बढ़ते सेवा क्षेत्र का योगदान जीएसडीपी में बढ़ जाए, तो वो बेस्ट स्थिति होगी, वो बेस्ट स्थिति होगी। उसी लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप अभी देखते होंगे कि हम होम स्टे पॉलिसी लेकर आए पिछले बार, बस्तर सरगुजा अंचल को ज़्यादा फोकस करते हुए, वो टूरिज्म विकास पर केंद्रित था। नई जो उद्योग नीति आई उसमें पहली बार पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, ताकि उद्योगों को जो लाभ मिलता है पर्यटन क्षेत्र को भी मिले। पर्यटन क्षेत्र भी सेवा क्षेत्र को बढ़ाने वाली चीज़ है। होम स्टे पॉलिसी लाकर पर्यटन को हम बढ़ाते हैं, वो भी सेवा क्षेत्र को बढ़ाने वाली चीज़ है। आज अगर हम हमारे SCR रीजन में, हमारे नवा रायपुर रीजन में मेडिसिटी, एजुसिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम निफ्ट को लाए हैं पिछले 2 सालों में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, अगर हम नीलेट को लाए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, अगर हम NFSU को लाए हैं, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, या नरसिंह मुंजी आने का रास्ता आगे बढ़ा है, तो या बॉम्बे हॉस्पिटल यहाँ आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें, या कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, या वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में हमारा नवा रायपुर क्षेत्र, हमारा बस्तर क्षेत्र विकसित हो, इसकी कोशिश हो रही। ये सब चीज़ें हमारे सेवा क्षेत्र को विस्तृत करने के उद्देश्य से हो रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के लिए बेस्ट होगा कि उद्योग से, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा कि उद्योग क्षेत्र भी तेज़ी से बढ़ते हुए सेवा क्षेत्र और तेज़ी से बढ़े उद्योग की तुलना में, और तेज़ी से बढ़े उद्योग की तुलना में, उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा हो, और GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान उद्योग क्षेत्र से भी ज़्यादा हो जाए। ये सबसे अच्छी स्थिति होगी। और थोड़ा सी झलक इसमें देख सकते हैं आप कि उद्योग की तुलना में सेवा क्षेत्र ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति है। जो एक ग्रोइंग इकॉनमी है, एक डेवलपिंग इकॉनमी है हमारे छत्तीसगढ़ जैसी, तो उसमें उद्योग की तुलना में अगर सेवा क्षेत्र का परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा हो तो ये अच्छी बात है। उसी से GDP में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है उद्योग की क्षेत्र की तुलना में धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ पाएगा, तो अभी इकॉनमी के लिए बेस्ट होगा। थैंक यू सो मच। मैं ये बोलना चाहूँगा, इसे इसके एकदम नेगेटिव रूप में भी नहीं देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सेवा क्षेत्र में ग्रोथ ना आ रहा हो और उद्योग क्षेत्र का GSDP में योगदान ज़्यादा हो, ज़्यादा परसेंटेज हो, तब वो कंसर्न का विषय होता है। हमारे छत्तीसगढ़ का जो नेचुरल, जो हमारा जो मतलब ओवरऑल जो हमारे लिगेसी में मिला हुआ है, तो छत्तीसगढ़ हमारा राज्य ऐसा है जिसमें हेवी इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा मतलब इकोसिस्टम बना हुआ है। चाहे वो स्टील पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल में जो विकसित हुआ, वो ज़्यादा सीमेंट विकसित हुआ या स्टील विकसित हुआ, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा विकसित हुई हैं, इसलिए वो ज़्यादा दिखता है। तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर सेवा क्षेत्र में ग्रोथ ना रहा हो और उद्योग क्षेत्र का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन GSDP में हो, तब वो कंसर्न का विषय है। सेवा क्षेत्र में भी रीजनेबल ग्रोथ आ रहा है, उसे और तेज़ी से हमको बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और बट इट्स नॉट अ कंसर्न, क्योंकि हमारा नेचुरल छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमी है वो कोर सेक्टर ओरिएंटेड है, इसलिए वहाँ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। एक्चुअली इसमें आप देख सकते हैं संजय भाई कि ना, जो हमारा कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र, कृषि का जो ग्रोथ रेट है 12.53% है ना। सेवा क्षेत्र का 13.15% है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हमने बताया है, और उद्योग क्षेत्र का 10.26% है। तो ऐसी तुलना कृषि का उद्योग से या उद्योग से सेवा की तुलना करना, ये उचित तुलना नहीं है। और मैं इसमें विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा राष्ट्रीय औसत से। राष्ट्रीय औसत जैसे देखिए कि आप कृषि का भी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, सेवा का भी ज़्यादा है, उद्योग का भी 6.6% का राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर है, उसकी तुलना में 10.26% हमारे छत्तीसगढ़ की ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि दर है। तो इसकी एक दूसरे की तुलना करना उचित तुलना नहीं है। उस दिशा में एनालिसिस आई डोंट थिंक इट्स राइट प्रोपोजिशन, क्योंकि जैसे आप कई चीज़ों में देखोगे कि जैसे जैसे इकॉनमी बढ़ती जाती है तो उसका नेचर चेंज होता जाता है। आज से 10 साल 15 साल बाद जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है विकसित भारत की ओर, या छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है विकसित छत्तीसगढ़ की ओर, तो कॉन्फ़िगरेशन एकदम चेंज हो जाएगा। इसी तरह से एग्रीकल्चर है या उद्योग है या सर्विस
सेक्टर का जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन का भी मैंने जिक्र किया, जो परसेंटेज टर्म में वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे अभी 20% कृषि क्षेत्र का आ रहा है, उद्योग का 47% आ रहा है, सेवा का 32% आ रहा है। वहीं आप पश्चिमी देशों का जो डेवलप्ड कंट्री है उनका देखेंगे तो कृषि का जीएसडीपी में अमाउंट बड़ा होता है, लेकिन परसेंटेज टर्म में बहुत कम हो जाता है। उद्योग का भी कंपेरेटिव तुलना कम होगा, क्योंकि ओवरऑल जीडीपी साइज उद्योग का भी बढ़ेगा, लेकिन उस तुलना में सेवा क्षेत्र ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो एक इकोनॉमी का एक स्टेप होता है, उसमें ये सब क्षेत्र अलग अलग तरीके से ग्रोथ दिखाते हैं। उसके लिए तो कल तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा भाई, सारे मीडिया के साथियों को। बट निश्चित रूप से हम एक थीम के साथ बजट को प्रस्तुत करेंगे, और ज्ञान जो पहले बजट में प्रस्तुत किया गया था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उसके कल्याण के लिए समर्पित बजट होगा। उसकी रणनीति पिछले बार गति थी, इस बार कुछ अलग रणनीति के साथ हम आएंगे। और अरे नहीं, वो कल के लिए अपेक्षाओं पे कितना पूरा कर पाएंगे? देखिए, आप जैसे कि जानते हैं कि हमारी जो संकल्प पत्र था, मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने आप में बहुत ही महत्वाकांक्षी मैनिफेस्टो था। चाहे हम धान खरीदी में 3100 रुपये की बात करें, चाहे हम करीब 70 लाख महिलाओं को, माताओं को, बहनों को महतारी वंदन योजना देने की बात करें, चाहे जैसे कि हमने संकल्प पत्र में कहा था कि 18 लाख गरीबों को आवास दिया जाएगा, जिसकी संख्या बढ़ते हुए 26 लाख को पार करने जा रही है, चाहे 2 साल के बोनस के भुगतान की बात हो 12 लाख किसान भाइयों को। ऐसे बहुत महत्वाकांक्षी मैनिफेस्टो था, संकल्प पत्र था। उसको पूरा करने में सरकार की पूरी वित्तीय ताकत हमने पिछले 2 सालों में झोंकी है, अभी भी हम झोंके हैं। इसके अलावा ये सब वेलफेयर स्कीम है, आप सभी मानते हैं। तो ये वेलफेयर स्कीम भी लोकतंत्र में ज़रूरी होते हैं कि समाज के आखिरी तबके पर खड़े व्यक्ति को, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब आवासहीन हो, उन सब के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक होता है। तो उसको तो हमको लोकतांत्रिक दायित्वों के तहत, अपने मैनिफेस्टो के संकल्प पत्र के दायित्वों के तहत पूरा करना ही है। इसके अलावा जो शहर विकास है, कैपिटल सिटी को ग्रोथ कराना है, औद्योगिक नीति अच्छी लाकर उद्योगों का ग्रोथ कराना है, स्टेट कैपिटल रीजन बनाना है, चाहे इस तरह की जो चीज़ें, चाहे मेट्रो की बात हो, इस तरह की चीज़ों को भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा रिफॉर्म्स पर बहुत फोकस है। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रिफॉर्म से परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो रिफॉर्म से ही किसी अर्थव्यवस्था में तेज़ी से परिवर्तन आ सकता है। तो उस पर भी बहुत बड़ा फोकस बजट का होगा। मैनिफेस्टो आधारित वेलफेयर स्कीम्स पर पूरा फोकस होगा, और उसके अलावा जो दीर्घकालिक चीज़ें हैं, जो छत्तीसगढ़ को, जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत देश को विकासशील भारत से अमृत काल में 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए एक पूरी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक एक विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 के माध्यम से हम भी उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से, एक विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के दृष्टिकोण से जो कदम आवश्यक हैं, उनके भी स्टेप्स, उनसे संबंधित कदम भी आपको बजट में दिखाई देंगे। मंत्री जी, आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।